नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र हम डिस्कस करने वाले हैं और ये इस सीरीज की 14th क्लास है। तो अगर अभी तक आपने 13 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उन 13 क्लासेस को जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखिए। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डाउट बनेगा, ठीक है। तो डाउट बनेगा तो आप प्रश्न कहाँ पूछेंगे? कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे जो भी आपका डाउट होगा। तो एक बार आप उन 13 क्लासेस को जरूर देखिए और किसी भी तरीके का प्रश्न हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है क्लास तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्लास, जब भी हम एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को अपडेट करें। जैसे कुछ प्रश्न जो होते हैं वो करंट बेस पे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर अब उतना डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपके घटना चक्र में ये प्रश्न दिए रहते हैं, इस वजह से मैं उन प्रश्नों को आपको बता देती हूँ। जहां पर भी व्याख्या की जरूरत होगी और जहां से भी पूरी संभावना है कि प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, वहां पे अच्छे से चीजों को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से पेपर में प्रश्न आपके बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगी क्लास स्टार्ट करने के पहले, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आपका फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फिक्स सिलेबस से ही प्रश्न आपके बनेंगे। बस ये हो सकता है ये जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा और डिफिकल्टी, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो बढ़ा दिया जाए एग्जामिनर द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से व्याख्या करते हुए चलेंगे ताकि हर तरीके के प्रश्न कवर हो जाए और अगर पेपर में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके प्रश्न पूछे तब भी आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। ये आपका करंट बेस्ड प्रश्न था, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहली बार मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ झारखंड ने किया था और ये आपका झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स का ही पेपर है 2016 का। इसी तरीके से हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? ये 2012 का प्रश्न है, तो ये भी करंट बेस था। तो यहाँ पर अपना वन अपना धन योजना जो था वो हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पर व्याख्या की जरूरत होगी वहां पे मैं बताऊंगी। थर्ड प्रश्न को देखिए, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो इसका क्या है? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ठीक है। फिर उसके सभी गतिविधियों की छूट, सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध या इनमें से कोई नहीं। तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम सुरक्षित वन की बात करते हैं, देखिए वन को भी 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक आपके आरक्षित वन होते हैं और एक आपके सुरक्षित वन होते हैं। आरक्षित वन में किसी भी तरीके की गतिविधियां अलाउड नहीं होती है, मतलब सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। लेकिन जो सुरक्षित वन है, अगर यहाँ पर हम अनुमति ले ले, परमिशन ले ले, तब आप किसी कुछ गतिविधियां अलाउ की जा सकती है, एक्टिविटीज अलाउ की जा सकती है। अभी मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी, इंग्लिश वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बस ये याद रखिएगा, जब भी हम सुरक्षित वन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है आरक्षित वन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो आपका जो सही उत्तर है वो है ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। मतलब अनुमति के, अगर अनुमति मिलती है तब कुछ गतिविधियां यहाँ पर आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है,
कर सकते हैं, लेकिन अनुमति की आवश्यकता होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब ये आपका थर्ड का ए आपका सही उत्तर है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में जब हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसको पढ़ने के लिए या क्या लिखा हुआ इस पे पढ़ने पर ध्यान दूं कोई जरूरत नहीं, जो बोल रही हूं बस उसको सुनिए और पेपर में प्रश्न कैसे बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे, जब हम वनों को वर्गीकृत करेंगे तो रिजर्व फॉरेस्ट होता है जिसको कि हम आरक्षित वन कहते हैं, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका विलेज फॉरेस्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, टाइप ऑफ फॉरेस्ट आरक्षित वन होता है, संरक्षित वन होता है और ग्राम वन होता है। क्लास यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, किसको कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, ठीक है। जब भी हम आरक्षित वन की बात करते हैं, अच्छा ऐसे समझे, जब भी हम किसी भी चीज को रिजर्व कर देते हैं, जैसे घर में मम्मी ने एक रोटी बनाई और कह दिया ये जो रोटी है ये मैंने तुम्हारे पापा के लिए रखा है, तो किसी की हिम्मत की उस रोटी को जाके छू दी, मम्मी ने पापा के लिए रखा है तो पापा ही खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम आरक्षित वन की बात करते हैं, रिजर्व की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ फॉरेस्ट लैंड को या वेस्ट लैंड को आरक्षित वन में रख सकती है, और जैसे ही उसने आरक्षित वन की कैटेगरी में उसको रख दिया, यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं अलाउड होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये सबसे प्रतिबंधित वन होता है। प्रतिबंधित वन मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। देखिए आरक्षित वन सबसे प्रतिबंधित वन होता है, राज्य सरकार द्वारा, देखिएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर गठित किए जाते हैं जो सरकार की संपत्ति है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब जब हम संरक्षित वन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हम प्रतिबंध लगा रहे हैं ना वो थोड़ा सा लिबरल होगा, मतलब यहाँ पे प्रतिबंध थोड़ा सा कम होगा जब हम आरक्षित वन के कंपैरिजन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार को आरक्षित वन के अलावा किसी भी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने का अधिकार है, ठीक है, राज्य सरकार ही करेगी, जिस पर सरकार के पास मालिकाना अधिकार है, और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। इस शक्ति का उपयोग पेड़ों पर राज नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया है जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर संरक्षित है, यहाँ पर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो आरक्षित वन से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे जो इनकी लकड़ी है, फल है, जो भी टिम्बर है उसका यूज किया जा सकता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और जब हम ग्राम वन की बात करते हैं ना क्लास, तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज अलाउड रहती है, पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं रहता है। ग्राम वन वे है जिनमें राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को आरक्षित वन के रूप में गठित किसी भी भूमि पर सरकार के अधिकार सौंप सकती है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर इतना डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर लकड़ियों का उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो मैंने आपको कहा, सबसे ज्यादा संरक्षण किस फॉरेस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होता है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है। जब हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं, संरक्षित फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो ये भी आपका एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही होता है, लेकिन अगर हम परमिशन ले तो कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे आपकी परफॉर्म की जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रूट्स कलेक्शन या फिर लकड़ियों का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। विलेज फॉरेस्ट में यहाँ पे जो प्रोहिबिशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, वो कम होता है, ठीक है, उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी जो विलेज कम्युनिटी होती है उनको परमिशन होती है। तो पेपर में अगर प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप याद रखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में जो आरक्षित वन है, उसके बाद संरक्षित वन आएगा, फिर उसके बाद आपके ग्राम वन आएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, पेपर में यहां से प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस किया गया है। अभी आपको लग रहा होगा मैम इसमें क्या बता रही है, बस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की बात की तो संरक्षण की तो बात है, आरक्षित मतलब बहुत ज्यादा संरक्षण, संरक्षित मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन, और ग्राम वन मतलब उससे भी, और एक्टिविटीज कितना परमिट होगा कितना नहीं, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है। हो गया क्लियर। चलिए फोर्थ प्रश्न को देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। मुंबई वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को की गई थी।
तो यहाँ पर इन्होंने छोटा सा चेंज किया था, 2021 का है तो करंट बेस्ड है। तो यहाँ पे जून में इसकी शुरुआत की गई थी, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया था। ठीक है, अब कौन याद रखता है कि जून है कि जुलाई है, लेकिन पेपर में प्रश्न बना है तो याद रखना चाहिए। तो जैसे ही आप पहले को एलिमिनेट करते तो आपके पास एक ही चीज बचती, वो है केवल 3। ठीक है, इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है इस स्कीम के अंडर जो चीफ मिनिस्टर ट्री प्लांटेशन प्रमोशन स्कीम है, इसमें कैंपा फंड का यूज किया जा सकता है हाईटेक नर्सरीज को डेवलप करने के लिए। तो ये एक करंट बेस्ड प्रश्न था, तो यहाँ पे जून जुलाई का खेल था, अगर थोड़ा सा पता था तो आराम से सॉल्व किया जा सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए 5th को देखते हैं। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अब जब भी आप स्टेट के पेपर्स देंगे, मैं बता रही हूँ आपको, क्लासिफाई भी करती हूँ क्वेश्चंस को, जब भी स्टेट के पेपर्स होंगे तो ज्यादा पूछा जाता है कि ये अधिनियम कब आया था। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? वन जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो ये सब कब आए थे? डायरेक्टली आपसे ईयर पूछा जाता है। लेकिन जब आप आईएएस का पेपर देंगे, यूपीएससी का पेपर देंगे तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाता है, तो वो मैं अभी बताऊंगी। इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें मुझे आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये आपका 1972 में लागू किया गया था। रट लेना, भूलने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। ठीक है, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इंग्लिश में भी चीजों को क्लियर कर दूं। अब देखिए क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैंने ये टेस्ट सीरीज में ये चीज डिस्कस की है, लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम वन जीव अधिनियम हेतु संवैधानिक प्रावधान देखते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कहाँ दिए गए हैं, तो कुछ पॉइंट एकदम रट डाल। पॉलिटी का भी प्रश्न यहां से बन सकता है, एनवायरमेंट का भी बन सकता है। यहां तक जब आप मेंस में अपीयर होते हो तो अगर ये लिख दोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो एग्जामिनर कहेगा भाई इसको आता है। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, समझ में आता है कि हाँ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी पता है। और आपको पता है कि बहुत, अब तो जब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ऐसे में कहीं पे भी घूम फिर के हम पर्यावरण की बात करते ही करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रही हूँ, अगर आप में से बहुत बच्चों को पता है तो वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जो नए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको आता है वो क्या करेंगे, वीडियो को फास्ट कर लेंगे या फिर स्क्रॉल कर, जो भी उसको आगे बढ़ा देंगे। तो आप पे डिपेंड करता है टीचर की स्पीड। देखिए, जब भी हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सबसे पहला जो याद रखना है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि क्या बोला गया, वन एवं वनजीव, ठीक है, एवं पक्षियों का संरक्षण राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब जो फॉरेस्ट था, वन जीव थी, वाइल्ड लाइफ थी, बर्ड्स थे, ये सारे आपकी स्टेट लिस्ट के में आते थे। ठीक है, और इसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया संवर्धित सूची में। आप सभी को पता है जब भी हम बात करते हैं सूची की, हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है ना। एक स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसको कि हम राज्य सूची कह रहे हैं, एक यूनियन लिस्ट, ठीक है, फिर एक आपका क्या है, संवर्धित सूची, जिसको कि हम कॉन्करेंट लिस्ट कह रहे हैं। तो स्टेट लिस्ट का पहले ये सब्जेक्ट होता था, इसको स्टेट लिस्ट से संवर्धित सूची में आपका ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, पॉलिटी का भी प्रश्न बन सकता है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज हम देखते हैं 51A(G) में आपका ऐड किया गया, जी प्रोविजन में आपका ऐड किया गया। और आपको पता है जब हम 51A की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। तो पेपर में अगर कभी भी प्रश्न कोई आपसे पूछता है क्या हमारे मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण की रक्षा करने की बात की गई है, तो आप कहेंगे हाँ ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जी में आपका दिया है। तो इसमें देखिए, वनों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा ये। ठीक है, हम सबकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब डीपीएसपी की हम बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ठीक है, ये इसमें आपका अनुच्छेद 48A
में आपका ऐड किया गया, जिसमें कि क्या बोला गया, राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अब देख लीजिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सबसे पहला काम क्या किया गया, वन जीव जो है, ठीक है, वन जीव पक्षियों का संरक्षण की बात की गई और इसको आपके राज्य सूची से उठाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा, जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया तो उसमें हमने 51AG ऐड किया, ठीक है, जिसमें कि प्रोविजन क्या बोला गया, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। और तीसरी बात, डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी ऐड किया गया 48A में, ठीक है, जिसमें कि क्या बोला गया कि ये राज्य की ड्यूटी है, ठीक है, कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार और देश के वनों तथा वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर मेंस में आप क्लियर हो रहे हैं तो इसको जरूर लिखिएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और अगर पेपर में प्रश्न बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब क्लास यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, थोड़ा समय लूंगी, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करना जरूरी है। अगर हो सकता है, अब आपको पता है कि यूपीएससी में जिस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, अब पीसीएस में भी उस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, बड़े बड़े लेंथी प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक से प्रश्न बने तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। तो यहाँ पर मैं इसको करंट से भी अपडेट करूंगी, लेकिन पहले थोड़ा हम लोग जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में, तो ईयर तो आपको गलती से भी नहीं भूलना है। तो जब भी हम वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जहां पर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 का दिया गया है, ठीक है, फिर इसके बाद शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दिया गया है। ये याद रखिएगा क्लास, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम अनुसूची की बात कर रहे हैं। अब मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, आपको बस एक्सप्लेन करूंगी, आप सुनते चलिएगा जो चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, शेड्यूल 1 की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर क्लास जब भी हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है। जो भी जानवरों के नाम आपके शेड्यूल 1 में है, उनको सबसे ज्यादा संरक्षण प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको सबसे ज्यादा कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जा रहा है, सबसे ऊपर रखा जा रहा है। जितने भी जानवर आपके शेड्यूल 1 में रख दिए गए, मतलब सबसे ज्यादा कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इन्हीं जानवरों को प्रोवाइड किया जाएगा। अब जैसे ही हम कंजर्वेशन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि मतलब अगर इन जानवरों को हमने मार दिया तो हमको जेल भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, समझिए। जब हम अनुसूची 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो जानवर रखे गए हैं जिनको की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन अब आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है मैम, आपने कहा कि मैंने एक जानवर को इसमें रख दिया जिसको कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए और हम इनको मार नहीं सकते हैं। लेकिन मैम आप सोचिए, मैं जंगल में अकेले और वही जानवर मेरे सामने आ गया और मेरे हाथ में बंदूक है, तो यहाँ पर 2-3 लोग हैं, तो क्या हम उसको मारें? देखिए क्लास, एक चीज याद रखिएगा, लेकिन अगर वो जानवर जिसको कि हमने शेड्यूल 1 में रखा है वो थ्रेट है, मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है उस समय, तो हाँ उसको मारा जा सकता है। लेकिन ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा होना चाहिए। 2 चीजों में जानवरों को मारना अलाउड है। पहला, वो थ्रेट हो ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर उनको एक ऐसे डिजीज हो जिससे वो रिकवर नहीं कर सकते हो और उन डिजीज का और जानवरों में भी स्प्रेड हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी उनको मारा जा सकता है। बस आप ये याद रखिएगा, जो जानवर आपके शेड्यूल 1 में है उनको सबसे ज्यादा कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन कंजर्वेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने, संरक्षण प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि उनको मारा नहीं जा सकता है। उनको मारा जा सकता है, लेकिन खाली दो कंडीशन में। पहला, वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो, खतरा हो गए हो। दूसरा, वो किसी एक ऐसे डिजीज से सफर कर रहे हो जिससे कि रिकवरी नहीं हो सकती और वो डिजीज आपके और जानवरों में भी फैल सकती है, उस कंडीशन में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर लिखा, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्मिंग एनिमल, मतलब हम इनको ऐसे नहीं मार सकते, अगर मारोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एक चीज आप लोग जान लो, ठीक है। और आप सभी को पता है, बेचारा सलमान खान अभी तक चल ही रहा है केस। तो यहाँ पर शेड्यूल 2 की बात करते हैं। शेड्यूल 2 देखिए, यहाँ पर भी जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, वो आपका प्रोवाइड किया गया है, लेकिन शेड्यूल 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम। ठीक है, वही चीज है जैसे हम लोग ने फॉरेस्ट की बात की, वहां पर यहाँ पर भी ऐसे, जो शेड्यूल 1 में है उनको सबसे ज्यादा संरक्षण प्रोवाइड किया गया, शेड्यूल 2 में थोड़ा कम, शेड्यूल 3 में उससे कम, शेड्यूल 4 में उससे कम, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर भी जो है
यहाँ पर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पर भी अगर जानवर ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है या फिर प्रॉपर्टी के लिए थ्रेट है, जो मैं आपको बता रही हूँ क्लास, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इतना डीप में ना चीजें बताता नहीं है कोई, लेकिन अब प्लीज अब ये मत सोचिएगा मैम अपनी तारीफ कर रही हूँ, बस ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बताई, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा है, या फिर वो किसी डिजीज से सफर करे, ऑल्सो बी किल्ड इफ इट इज डिजीज और डिसेबल बियॉन्ड द रिकवरी, उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब शेड्यूल 2 में भी मैंने आपसे कहा प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मारने की क्या क्या चीजें हैं। अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है तब उनको मारा जा सकता है, जानलेवा है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए, या फिर प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ पे देखिए और प्रॉपर्टी भी दिया गया, यही सेम चीज शेड्यूल 1 में नहीं दी गई है। इतना डीप आपसे यूपीएससी में ही पूछेगा और कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, परेशान मत होना। तो यहाँ पे थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दिया गया है। ठीक है, और उनको कब मारा जा सकता है, जब वो डिजीज्ड हो या फिर उनकी भी रिकवरी नहीं हो सकती है, ये चीज याद रखिएगा। अब एक चीज और, शेड्यूल 2 में आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इसमें बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो जानवर है उनको हम वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ के जानवर को हम वर्मिन नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। वर्मिन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। अब क्लास शेड्यूल 3 पे जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पर भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये भी आपके कब मारे जा सकते हैं, जब ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट हो, प्रॉपर्टी के लिए थ्रेट हो, या फिर किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हो जिसकी की रिकवरी नहीं हो सकती है। इसी तरीके से शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 5 है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। शेड्यूल 5 में जो जानवर हैं ये आपके वर्मिन है, मतलब यहाँ पे उनकी हंटिंग की जा सकती है। जैसे अब आप कहोगे चूहा, मैम चूहा क्या शेड्यूल में है, रैट आपके शेड्यूल 5 में है, तो घर में चूहा मारने वाली दवाई रखते हो ना, तो पुलिस तो नहीं आ जाती कि चलो अरेस्ट कर लिया गया, चूहा मार दिया, बताओ, वो भी तो एक जानवर है, तो वो शेड्यूल 5 में है। ठीक है, उसको वर्मिन डिक्लेयर, ये वर्मिन एनिमल्स होते हैं, अगर आपने इनको मार दिया तो आपको ऐसा नहीं है कि जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लेकिन सारे जानवरों के साथ ये चीज नहीं होती है। ठीक है, शेड्यूल 6 की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो यहाँ पर मेनली आपके प्लांट्स के बारे में बात किया गया है। यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा था कि शेड्यूल 6 में जो रखी है वहां पे क्या रखे, तो यहाँ पे प्लांट्स रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनका की आप मतलब आप कोई भी फूल है जाके तोड़ लेते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जिनका की कल्टीवेशन आप नहीं कर सकते, आप उनको प्लक नहीं कर सकते, उनको प्रिजर्व किया गया, संरक्षण किया गया। तो शेड्यूल 6 में प्लांट्स की बात की गई है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए वर्मिन एनिमल्स क्या होते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जब हम बात करते हैं वर्मिन एनिमल्स की, तो वर्मिन एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको कि मारा जा सकता है, आपको उनको मारने में किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, 4। ठीक है, याद रखिएगा, 5 हो गया, आपका 6 हो गया। अब हम बात करते हैं करंट में क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 था, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया 2002 में। मैंने अभी आपसे 6 शेड्यूल की बात की है, अब इन 6 शेड्यूल को घटाकर 4 शेड्यूल में 4 अनुसूची में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब खाली 4 अनुसूचियां बची हुई हैं, ये चीज याद रखिएगा, जिसमें जो भी अनुसूची 1 में होगा उसको उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त कराई जाएगी। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में अनुसूची 1 में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सूची 3 की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा कम प्रोटेक्शन, और मैंने आपको बताया है यहाँ पर जानवरों को मारा जा सकता है अगर वो हार्मफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर डिजीज है, और यहाँ पर वर्मिन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, 3 की बात करेंगे तो वहां पर जो हमने शेड्यूल 6 में बात की थी, जिसमें कि हमने संरक्षित पौधों की बात की थी, अब उन पौधों को शेड्यूल 3 में कर दिया गया है, क्योंकि हमने शेड्यूल को अनुसूचियों को कम कर दिया है। ठीक है, और शेड्यूल 4 में हमने साइट्स के तहत सूचीबद्ध जो प्रजातियां हैं उनके लिए ये किया है। तो अब बस आप ये याद रखिएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी एज है, आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तब आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, तब छोड़ने की गलती मत करना। क्लास जो मैंने आपको अमेंडमेंट बताया है उसको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप मतलब ऐसे पेपर दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये मत सोचेगा कि मैम आप क्या भेदभाव कर रही हैं, मैं कोई भेदभाव नहीं करी, मेरा बस एम है आप लोगों का पेपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी भी मैटर करती है, हार्ड स्टडी से आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर सकते।
आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। और जिस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस लेवल से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको बहुत खिंचा हुआ लग रहा है लेक्चर तो आप इसको आगे जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी यूपीएससी देने वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 2022 का वन जीव संरक्षण अधिनियम पढ़िएगा, याद रखिएगा 6 शेड्यूल को 4 शेड्यूल में कर दिया गया। अब संरक्षित पौधों की बात आपकी शेड्यूल 3 में की जा रही है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। और तैयारी हमेशा ऐसे करिए कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, ठीक है। आप कितने ज्ञानी हैं ये मैटर नहीं करता है, ये मैटर करेगा कि आपका प्रीलिम्स निकला कि नहीं निकला। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करिएगा, ये नहीं कि मैं ये भी पढ़ डालूंगा ये भी पढ़ा, नहीं, आपको जरूरत नहीं है अपने पेपर के लिए तो मत उतना पढ़ें। जो इंपॉर्टेंट है खाली उन टॉपिक्स को पढ़िए, मेन एम होना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। 6 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर 6वां प्रश्न क्या है? 6वां प्रश्न है वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित किया गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ये यूपी आरओ एआरओ 2021 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अधिनियम के बारे में बात की गई है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1972 में आया है। जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे तो 2002 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे तो 1992 में। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका वन जीव संरक्षण अधिनियम 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 3 होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम होगा, नहीं, फिर उसके बाद ये होगा प्रोजेक्ट टाइगर, तो 4 हो गया। फिर जैव विविधता अधिनियम, तो 1 3 4 2, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर जितने भी एक्ट दिए गए हैं प्लीज रट डालना, बिल्कुल भी भूलने की गलती मत करना, अगर गलती करोगे तो फिर पछताओगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप खुद देखिए 2021 में, 2019 में, 2020 में लगातार पूछा गया है ये प्रश्न और आगे भी पूछने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये यूपी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2021 से पूछा गया। तो देखते हैं, अभी हमने बात की है, नहीं हमने वन संरक्षण अधिनियम की बात नहीं की है, ठीक है। देखते हैं इसको। तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है, जिसको कि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कह रहे हैं, ठीक है। वायु अधिनियम की बात करेंगे, एयर एक्ट की बात करेंगे तो ये 1981 में आया है, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका आया है 1974। तो यहाँ पे तो मुझे उत्तर आपका 8th का डी दिख रहा है, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये चीज याद है। देखिए अभी एक स्किप हो गया था आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखते हैं हम। 2016 में क्रियान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना किया गया? 2016 में किया गया था, 2017 मेंस का प्रश्न है तो इसको 5 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है, 5 ईयर्स कर दिया गया था। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है, आईएएस का। 10वां देखिए, भारत में यदि कछुए की जाति की एक जाति को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका निहितार्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी इसको बता दूं क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को समझने चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि जो स्पीशीज ऑफ टर्टल है अगर हम उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रख दे तो इसका मतलब क्या हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा। पहला है इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को प्राप्त है, ठीक है। इसका अब अन्य वन क्षेत्रों में अस्तित्व समाप्त हो गया, कुछ प्राणी वन संरक्षण के अंतर्गत है और अब इसके विलोम को रोकना संभव है, ठीक है। फिर है या भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानिक है या फिर डी दोनों है। देखिए क्लास मैंने आपको बताया है अनुसूची 1 में वो जानवर रखे गए हैं जिनको कि सबसे ज्यादा आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है और अगर हम किसी कछुए को अनुसूची 1 में रखें तो मतलब उसको भी एक हाई लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो पहला आपको दिया गया इस संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को, क्योंकि बाघ भी जो है वो अनुसूची 1 में है, इसी वजह से बाघ की बात की गई है। तो यहाँ पर ए होगा। यहाँ पर जब भी हम शेड्यूल 1 में रखते हैं तो इसका आपको पता है कि इसका मतलब किसी विशेष क्षेत्र या मैंने कुछ ऐसा बताया है कि इस एरिया के ही जानवर को हमने शेड्यूल 1 में रखा है। बताइए मैंने ऐसा कुछ बताया है? नहीं बताया है ना कि हमने यही के जानवर को शेड्यूल 1 में रखा है कि मतलब इसका मतलब कि शेड्यूल 1 वाले एकदम खत्म हो गए, नहीं।
मैंने बस आपको प्रोटेक्शन से बताया, ठीक है। उनको वैसा ही संरक्षण प्राप्त है जैसा कि बाघ को प्राप्त है, और बाघ भी आपका शेड्यूल 1 में है। तो शेड्यूल 1 में जितने भी आपके जानवर होंगे उनको सेम लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितना आसान प्रश्न था। 11वां देखिए, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन जीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है। देखिए 2020 का प्रश्न है क्लास में। अब देखिए, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है, या एक अनुवांशिक रूपांतरित फसली पौधा है, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसको मैं इंग्लिश में भी बताना चाहूंगी। अगर किसी भी प्लांट को शेड्यूल 6 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, जो कि अब अमेंड हो गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, संशोधित कर दिया गया है। अब 6 शेड्यूल नहीं बचे हैं, अब आपके खाली 4 बचे हैं। और प्लांट्स की बात किसमें कर दी गई है? शेड्यूल 3 में कर दी गई है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, तो याद रखिएगा। ये आपके जो होते हैं इन्वेसिव प्लांट्स होते हैं। बताइए, खतरा कोई पैदा करते हैं? मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, मैंने ऐसा कुछ बताया? मैंने नहीं बताया। सच प्लांट कैन नॉट बी cultivated under any circumstances. A license is required to cultivate that plant. तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमेशा इन प्लांट्स को कल्टीवेशन हम आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको कल्टीवेट करने के लिए, उनको उगाने के लिए एक प्रॉपर परमिशन की जरूरत होती है, लाइसेंस की जरूरत होती है। तो 11th का आपका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं इसको फिर से दिखा देती हूँ। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो देखिए यूपीएससी के भी प्रश्न कितने आराम से लग रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्लास 12वें प्रश्न को हम देखते हैं। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू द सर्टेन प्रोविजन मेड बाय द लॉ। अब यहाँ पे ये क्या कहना जा रहा है? वही चीज जो मैंने आपको बताया है कि हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं, हंटिंग इनकी नहीं की जा सकती, लेकिन जो प्रोविजंस हैं कि अगर वो थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ होंगे, ठीक है, या फिर उनको किसी एक ऐसे डिजीज से वो सफर करे जिससे कि वो क्योर नहीं हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में इनको मारा जा सकता है, लेकिन हंटिंग नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर आपके हैं? यहाँ पे घड़ियाल दिया गया है आपको, जंगली भैंस दिया गया है, भारतीय जंगली गधा दिया गया है, और यहाँ पर केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। तो देख लेते हैं हम इसका उत्तर। इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। डी आपका सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए, वन जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम, भारत में कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है बोला गया है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, या पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो आप सभी को पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हम वन जीवों को संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। तो 13 का ए आपका सही उत्तर। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम आप सभी को पता है कब पारित किया गया है? 1980 में, 1980 में। 1981 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने वायु अधिनियम की बात की है, एयर एक्ट की बात की है, याद रखिएगा। और 1986 की बात जब हम करते हैं तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। चलिए 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो ये कब अधिनियमित किया था? 1980 में, अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए एक्ट से रिलेटेड प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 प्रश्न को हमने डिस्कस किया है, 16 को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है, किस चीज के लिए एम्पावर करता है? वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा है, वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों की उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो कौन सा कथन इसमें सही है, ये पूछा गया है। तो एक बार हम देखते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करने की बात होती है कि टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर द एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल
पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्स, ये एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन करने को कि क्या क्यों एक्सप्लेन किया जाए द नीड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसेस एंड द मेथड फॉर अचीविंग इट, ये नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 सही है। क्लास याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में विभिन्न स्रोतों से जो पर्यावरणीय प्रदूषक के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित किए गए हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता या इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण नहीं दिया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। तो आपका 16वें का बी आपका सही उत्तर होगा। यूपीएससी का प्रश्न था ये। चलिए अगला देखते हैं हम 17 प्रश्न। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो देहरादून में है, ठीक है। 17 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, कहां पर स्थापित है? वही देखिए, ये आपका यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में, ठीक है। यूपी आरओ एआरओ 2016 में पूछा गया। और याद रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। 18 का डी आपका सही उत्तर है। 19 देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको पता चल गया, ये कहां पर है? ये देहरादून में है, इतना आपको पता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी। 19 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। देखिए, ये भी आपका झारखंड प्रीलिम्स का प्रश्न है 2016 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका 10 वर्ष, ठीक है। 20वें का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण से संबंधित कौन सा नहीं है? देखते हैं, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान या फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो यहाँ पर देखिए क्लास, सब में पर्यावरण, वनस्पति और वन्यजीव की बात की गई है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। लेकिन जब हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करते हैं तो ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, पर्यावरण, वन्यजीव, वनस्पति, ये सब क्या है? पर्यावरण के पार्ट है ना। तो डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए, ठीक है, TIMFAC के साथ समझौता ज्ञापन, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU की बात की गई है, पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ICFRI क्या है? ICFRI का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। तो 22वें का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, वही है। यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन हैज लॉन्च द TIFAC टू सपोर्ट द फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ICFRI के साथ। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23वां प्रश्न। गैर वन क्षेत्रों में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया? तो ये किसको कर दिया गया? बांस को कर दिया गया, ठीक है। अब बांस को हम वनों के उसमें नहीं रखते हैं। तो 23 का सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 24। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का प्रश्न है। भारतीय वन अधिनियम 1972, ठीक है, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। और तीसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए क्लास, यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है जो रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है फॉरेस्ट एक्ट 1927 के थ्रू, उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर हैज द राइट टू कट डाउन द बैम्बो गोइंग इनटू द फॉरेस्ट एरिया। दूसरा आपका दिया गया है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 बैम्बो इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और तीसरा आपका दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 अलाउड द फॉरेस्ट ड्वेलर टू ओन
टू ओन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम बांस की बात करते हैं तो ये आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अपने पास रख सके। तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी बता दूं, ये बांस एक गौड़ वनोपज है, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो वन निवासी को गौड़ वनोपज के स्वामित्व की अनुमति होती है, मतलब जो भी माइनर प्रोडक्ट होते हैं उसको वो ओन कर सकते हैं जो वहां पर आपके वन निवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट समझ रहे होंगे ना। जो मेजर प्रोडक्ट, कहीं जब हम मेजर बात करते हैं तो माइनर प्रोडक्ट में आपका बैम्बू आता है, और जो वहां पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो वहां पे रहते हैं लोकल लोग, वो उसको रख सकते हैं, ओन कर सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। 25वें प्रश्न को देखते हैं। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। अब क्लास देखिए, यहाँ पे जितने भी प्रतिशत आपके दिए गए हैं ये आपके गलत है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7.2 या 7% होता है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 26 का सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, 26 का सी सही उत्तर है। 27 देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन थे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कौन थे, बताइए। चिपको मूवमेंट आपको पता ही है, उत्तराखंड में हुआ था, जहां पर जब पेड़ को काटने के लिए लोग आए तो लोगों जो वहां के जो लोग थे उन्होंने पेड़ को हक कर लिया, इसी वजह से इसको हक मूवमेंट भी कहते हैं, गले लगा लिया। इन्होंने कहा कि पेड़ों को काटने के पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, तो लोग मजबूर हो गए, जो फॉरेस्ट कट करने आए थे वो मजबूर हो गए कि हम कैसे लोगों को मार के पेड़ कट कर सकते हैं। तो ये आपका चिपको आंदोलन था, ठीक है। चिपको आंदोलन किस चीज से रिलेटेड था? वन कटाई से रिलेटेड। 28 का सी आपका सही उत्तर है। 29 प्रश्न को देखते हैं। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया था? तो चमोली के रैणी गांव में जो आपका वन कटाई के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? गौरा देवी के नेतृत्व में। तो 29 का आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 30वां प्रश्न देखिए। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? ये होगा जन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो आपका है कल्याण सिंह रावत। ये सब उत्तराखंड का प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, उत्तराखंड प्रीलिम्स से पूछा गया है। 31 प्रश्न को देखते हैं। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। सारे मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई इंस्टीट्यूट है उसको भी दिया जाता है, अधिकारियों को भी दिया जाता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको भी, किसी को, एक इंडिविजुअल को भी मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। 32 देखते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? और 32 का जो सही उत्तर है वो आपका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है, तो किसके लिए दिया जाता है बताइए? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या उद्यानों का सौंदर्यीकरण करने के लिए। तो अमृता देवी जो पुरस्कार है वो दिया जाता है वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए। 33 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 34। नेपाल एवं भारत में वन जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो सेव का जो उद्देश्य है वो है टाइगर्स को प्रिजर्व करना, ठीक है, टाइगर का संरक्षण करना। तो 34 का बी आपका सही उत्तर है। ये आपका करंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 35 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा समुदाय करता है? तो क्लास यहाँ पर देखिए, जब भी यूपीएससी प्रश्न बनाता है ना तो जरूर ये ना आपके न्यूज में उस समय रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है गौड़ और कुर्म, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखते हैं 22वां प्रश्न।
वन जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहले क्या है, वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। ठीक है, जब किसी वन जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार होता है। तीसरा है, किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार होती है। क्लास, अब यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश में भी डिस्कस करूंगी। याद करिए, जब मैंने आपको बताया था, देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का ही प्रश्न है। मैंने आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जब बताया तो मैंने वहां पे आपको शेड्यूल के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया जो शेड्यूल 1 में होगा उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि उनको मानने के लिए 2 चीजें दी गई है, या तो वो थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ हो या फिर वो एक इनक्यूरेबल मतलब ऐसे डिजीज से सफर कर रहे हो जो कि क्योर नहीं हो सकती है। लेकिन अब आप बताओ, आप किसी जानवर को मार के चले आए शेड्यूल 1 में और आपने कहा मैम वो तो थ्रेट है मेरे लिए, तो मैं कैसे मान लूं? हिरन केस में अगर सलमान खान कहता कि वो तो मेरे लिए थ्रेट था इसलिए मैंने उसको मार दिया, नहीं, आपने कैसे मार दिया? थ्रेट नहीं था इसलिए नहीं। तो यहाँ पर भी अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने कह दिया थ्रेट था इसलिए मार दिया। ये जानवर थ्रेट है ह्यूमन लाइफ के लिए, वो इनक्यूरेबल डिजीज से है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उस जगह से दूसरी जगह ये किसी भी तरीके का चीजें नहीं हो सकती, तब उस कंडीशन में वो उसको मारा जा सकता है। तो खाली बेयर यही एक ग्राउंड है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है मैं आपको बता दूं, किसी संरक्षित वन जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाना पर्याप्त आधार है। पर्याप्त आधार नहीं है, अप्रूवल भी जरूरत होता है, तो ये आपका गलत है। तो तीसरा ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ पे वन जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, सही है। ठीक है, जब किसी वन जीव को संरक्षित किया जाता है, जब किसी को किसी शेड्यूल में रख दिया जाता है, तो मतलब अगर वो उस जगह में हो या कहीं दूसरी जगह में भी पाया गया हो, वो संरक्षण जो उसको दिया गया है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों सही है। 36 का ए आपका सही हो। 37 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अब क्लास यहाँ पे देखिए कौन सा सही है आपका, यहाँ पे संविधानिक नहीं है, संविधिक है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, मैंने गलती से कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, उसको आप सही करिएगा, संविधिक है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आपको इसको रॉन्ग बोलने वाली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, संविधिक बॉडी है, ये चीज याद रखिएगा। एनटीसीए की जब भी हम बात करते हैं तो ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपका सही है। अगर हम नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी बेसिन अथॉरिटी की बात करते हैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हुई थी, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी एक्ट जो था 1960 में, उसके थ्रू हुई थी। प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी एक्ट है। ठीक है, 1960, उसके थ्रू एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 2 और 3। क्लास देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको एनटीसीए के बारे में पता है तब भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। ठीक है, और नहीं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तीसरा भी चलिए आपको पता है तब भी। ठीक है, हाँ, ये याद रखिएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं, एनिमल प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी एक्ट 1960 के थ्रू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए थे। तीसरा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है? एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको डिफाइन किया गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। पहली बार इंडिया में बैगा ट्राइब्स को हैबिटेट राइट दिया गया था। और आखिरी आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका ऑफिशियली डिसाइड करता है, अनाउंस करता है हैबिटेट राइट फॉर अ पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो 38 का जो सही उत्तर आपका है
तो यहाँ पर क्लास देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आपका डिस्क्राइब है, ये आपका सही है। पहली बार इंडिया में बैगा ट्राइब को हैबिटेट राइट दी गई, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको नहीं डिक्लेयर करता है, ये ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करता। यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वो इसको डिक्लेयर करती है। तो थर्ड आपका गलत है। अगर आपको यहाँ पे पता होता कि कौन मिनिस्ट्री क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिक्लेयर करती है तो आप इसको कर सकते थे। यहाँ पर याद रखिएगा ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको करती है, ना कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत है। जैसे ही आप थर्ड को गलत करेंगे, पहला और दूसरा आपका सही है। तो यहाँ पे याद रखिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं, यहाँ पे आपके जनजाति जो आपके वो है मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। तो ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा नहीं है देखते हैं एक्सटिंक्शन का। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, मैंने आपको पहले भी बताया है, नेचुरल हैबिटेट एक बहुत बड़ा कारण है जानवरों के एक्सटेंशन के लिए। जब आप उनका घर ही तबाह कर दोगे, उनका हैबिटेट ही तबाह कर दोगे, तो उनको विलुप्त होना ही है। जंगल में लगने वाली आग भी एक बहुत प्रमुख कारण ही है। पेपर में प्रश्न पूछा था कि प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो प्राकृतिक आवास को नष्ट करना ही होता है। उसके बाद जंगल की आग, जंगल में आग लग गई तब भी उनका हैबिटेट लॉस होगा। वन जीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, अब आपको पता है इलीगल ट्रेडिंग कितना होता है, ठीक है, तो उसको रोकना। जब हम साइट्स की बात करते हैं तो इलीगल ट्रेडिंग को रोकने की बात हम करते हैं ना। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि नहीं, डी सही उत्तर आपका होगा। नॉट मेन कॉज की बात किया गया है, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा, तो एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेन कॉज में नहीं होगा। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन जो आपके प्राणी है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनका इलीगल ट्रेडिंग, ये 3 फैक्टर है, डी आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झांसी में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया 2019 में है प्रश्न। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, देखिए डाउट होता है, जब आप पढ़ रहे हैं तो डाउट होता है, तो हेजिटेट मत करिए प्रश्न को पूछने के लिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखिए अगर ऐसा है कि आपको किसी स्पेसिफिक लेक्चर का कोई चीज नहीं समझ में आया, मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे मैंने हो सकता है अभी जो मैंने आज का लेक्चर लिया मैं इसी लेक्चर के कमेंट्स को पढूं, ठीक है, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके कमेंट्स को मैं ना पढूं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे लेक्चर नंबर बता दीजिए कि मैम इस वाले लेक्चर में मुझे ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, आप प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले मैं आपकी क्वेरी को डिस्कस करूंगी, उसके बाद नए प्रश्नों को डिस्कस करूंगी, ठीक है। जब तक क्लासेस रोज आपकी आ रही हैं, आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी के किसी भी पोर्शन में दिक्कत हो रही है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो रही है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी क्वेरी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इतने आसान शब्दों में आपको समझाऊं कि चीजें आ जाए आपको, साथ ही साथ आए और आपके प्रश्न भी सॉल्व हों। अगर किसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, नए टॉपिक को, तो किस तरीके से पेपर में प्रश्न बन रहा है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्लास, ठीक है। तो पढ़ाई भी थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अगर कोई कहीं पे भी डिफिकल्टी हो रही है तो उसको भी बताइए। तो धन्यवाद, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्लासेस को लाने का प्रयास करेंगे जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं। तो धन्यवाद।